नहीं, सबसे पहले तो हम लोग जो है वो इस बात का जो है वो आगाज करते हैं कि टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल एंड इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सी चीजें आप लोगों को इस चैप्टर की ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, लिहाजा आप लोगों को बहुत अच्छी तरह आइडिया ये होगा कि हम इसमें खास तौर पर वो सीधा सीधा पॉइंट्स लेकर चलेंगे जिनके बारे में हमें ये अंदेशा होगा कि ये जरूरी होने हैं पता होने के हवाले से। बाकी तमाम चीजें हम डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज जो है हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है वो है वो सवाल जो सबसे ज्यादा गर्दिश करता है रिगार्डिंग द इंटरव्यू इन पीपीएससी और एनी अदर सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू और ट्रायल, जो भी आपका आमतौर पे किसी भी जगह पर अगर आपका डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है तो उस जगह पर व्हाई आर मोस्ट सेल्स स्मॉल। ये एक ऐसा सवाल है जो कि जब पीपीएससी का टेस्ट स्टार्ट होने वाला होता है या कम से कम उसके बारे में ये होता है कि अब ये इंटरव्यू आने वाला है, तो उस वक्त ये सवाल जो है इसके बारे में थोड़ा सा कंसर्न होते हैं लोग, और बहुत से लोगों को ये अंदाजा ही नहीं होता कि ये इस बुक में मौजूद है। मिलर हार्ले के सेल वाले चैप्टर में शुरू में ही ये क्वेश्चन मौजूद है, और यहाँ पर जो एक क्रॉस क्वेश्चन बन सकता है कि वो ये बन सकता है कि व्हाई द सेल्स आर नॉट लार्ज। ये जो है वो बड़ा ही सिंपल है और मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा भी होगा इसके बारे में, लेकिन ये है कि इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज बेटा जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो ये है कि जो सेल है उसमें अगर आप कंपैरिजन करते हैं दो सेल्स का, तो आप लोगों को ये बात इसका अंदाजा होगा कि ये जो दो सेल्स हैं इन दोनों में जो बेसिकली जो कंट्रोल यूनिट है वो है न्यूक्लियस। ठीक है। न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल यूनिट है जिसकी वजह जो इन दोनों को कंट्रोल करेगा। तो जितना ज्यादा बड़ा सेल का साइटोप्लाज्म होगा, जितना ज्यादा ये जो सेल का रेडियस है ये इंक्रीज होगा, उतना ही ज्यादा न्यूक्लियस को सेल को कंट्रोल करने में मुश्किल आएगी। वाई? आपको ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि न्यूक्लियस से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेल को कंट्रोल करने के लिए निकलती है वो न्यूक्लियस के वो हैं मैसेंजर आरएनए, और उसके अलावा जो जीन्स वगैरह हैं उन्होंने जो डिकोडिंग करनी होती है उसके जरिए जो है वो एंजाइम्स वगैरह बनने होते हैं। तो ये जो कंट्रोल है बेसिकली न्यूक्लियस का जो कंट्रोल होता है किसी भी सेल के ऊपर, वो सिर्फ और सिर्फ किस लिहाज से होता है। अब जीन हर जगह खुद तो जाता नहीं है, जीन ने किस तरह सेल को कंट्रोल करना है, एंजाइम के जरिए। तो सेल का स्मॉल होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर सेल स्मॉल होगा तो ये जो अंदर का सिस्टम है खास तौर पर मेटाबॉलिज्म जो है उसमें आसानी होगी एंजाइम के ट्रेवल में, एंजाइम के एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने में। एंजाइम के जो रिएक्शन है वो स्मॉल विसिनिटी में, जितना रिएक्शन स्मॉल विसिनिटी में होगा उतना ही वो एफिशिएंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने ग्लूकोज को, आपको अच्छी तरह पता है ग्लाइकोलिसिस में आप पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, तो ये अगर एंजाइम जहां बन रहा है, एंजाइम बन रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है, आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंजाइम बनाते हैं और वो एंजाइम जो है वो आप यहां से निकाल कर यू मूव दिस एंजाइम टुवर्ड्स दिस रिएक्शन। अब ये डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही आपका जो रिएक्शन है वो लेट हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है और ये जो जितना ज्यादा एरिया है साइटोप्लाज्म का, ये बहुत से रिएक्शंस को लेट करने का बायस बन सकता है। आपको जो एनर्जी चाहिए, अगर आपका मसल सेल बहुत बड़ा हो लेकिन आपके माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह रिड्यूस हो, कम हो, और आपको एनर्जी चाहिए हो, तो आपका मसल टाइम पर आपको आपके मसल सेल एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे, जिसका ऑब्वियसली आपको पता है क्या नुकसान होगा। बिल्कुल ऐसे ही जो सेल है उसके बारे में यही कहा जाता है कि इट मस्ट बी स्मॉल so that the nucleus can control all the metabolism occurring inside very efficiently। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि इसका जो न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, अब इसको हम जो है वो आमतौर पर क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो। न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो ये जो है ये बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जो है ये इतनी होनी चाहिए ताकि जो न्यूक्लियस है वो इजीली कंट्रोल कर सके। एक पॉइंट तो ये बन गया। दूसरी बात ये है कि जो सेल का रेडियस, तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जो सेल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है रेडियस, एक होता है सरफेस एरिया, और एक होता है वॉल्यूम। ये तीन चीजें जो सेल की होती हैं ये तीनों एक दूसरे के जो है वो एक दूसरे से रिलेट करती हैं। सबसे बड़ी बात, ये जो दो चीजें होती हैं इन दोनों के बारे में कहा जाता है कि दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बारे में आप अगर जो है वो नहीं जानते
तो आपको दो टर्म्स जो है वो मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। एक है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, आपको अच्छे तरीके से पता है इसका क्या मतलब है, अगर एक फैक्टर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा फैक्टर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से इसको आप रिसर्च की लैंग्वेज में, जो आपकी रिसर्च लैंग्वेज है एमफिल में, जब आप रिसर्च करते हैं, खास तौर पर एक जो है वो खास किस्म की रिसर्च होती है जिसमें आप दो फैक्टर्स को कंपेयर कर रहे होते हैं कि अगर ये फैक्टर ऐड किया जाए तो दूसरे पे क्या असर होगा, तो उसको आप कहते हैं कोरिलेशन, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए दूसरा वर्ड यूज किया जाता है नेगेटिव कोरिलेशन, यानी एक चीज बढ़े तो दूसरी चीज जो है वो कम हो। अब होता क्या है कि ये जो दो चीजें होती हैं, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, ये एक ऐसा फैक्टर है कि जिसके बारे में अपने जहन में रखिएगा कि जितना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा सरफेस एरिया कम होता जाएगा, वॉल्यूम जैसे ही बढ़ेगा सरफेस एरिया कम होता जाएगा। अब ये सरफेस एरिया क्या है? सरफेस एरिया, अब मैं ये आप लोगों को जो है ये वो चीज बता रहा हूं जिसके बारे में आप लोग इंशाल्लाह आज के बाद कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। सरफेस एरिया वो है एरिया अवेलेबल फॉर एक्सचेंज, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी सेल में वो एरिया जो न्यूट्रिएंट्स के एक्सचेंज के लिए, न्यूट्रिएंट्स है, गैसेस हैं, उनके एक्सचेंज के लिए जो एरिया अवेलेबल है उसको आप कहते हैं सरफेस एरिया, ठीक है। जैसे आपने अगर इंटेस्टाइन की फोल्डिंग्स बनाई हुई हैं और आपने विलाय और माइक्रोविलाय बनाए हुए हैं, तो वो आपने क्यों बनाए हुए हैं? ताकि ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल एक्सचेंज हो सके, सरफेस एरिया ज्यादा करने के लिए आपने वो जो फोल्ड्स हैं वो बनाए हुए हैं। नंबर टू, माइटोकॉन्ड्रिया में आपको अच्छी तरह याद होगा, आप क्रिस्टी बनाते हैं, ठीक है। वो क्रिस्टी क्यों बनाते हैं? दैट इज फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा होना जरूरी है, सरफेस एरिया मस्ट बी इंक्रीज। अगर किसी भी सेल का सरफेस एरिया कम होता है तो इसका क्या मतलब है कि वो सेल प्रॉपर एक्सचेंज नहीं कर सकता, ठीक है। इसको आप इस तरह कह लीजिए कि अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, तो ऐसे केस में अगर आपके सेल का वॉल्यूम ज्यादा होता है, और वॉल्यूम एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आप क्या कहते हैं कि जगह घेरना, सेल के बड़ा होने का, सेल के रेडियस में इंक्रीज होने का उतना फायदा हरगिज नहीं है जितना फायदा सरफेस एरिया ज्यादा होने का है। तो ये दोनों चीजें फेवरेबल नहीं है, ना तो सेल का वॉल्यूम हमारे लिए फेवरेबल है और ना ही सेल का रेडियस इंक्रीज होना हमारे लिए फेवरेबल है। हमारे लिए फेवरेबल क्या है कि सेल का जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो। और सरफेस एरिया, इस एक्सप्रेशन को देखते हुए जो मैंने अभी एक्सप्रेशन लिखा है एस ए ओवर वी, सरफेस एरिया किस सूरत में इंक्रीज हो सकता है? जब उस सेल का वॉल्यूम जो है वो कम होगा, वॉल्यूम मस्ट बी रिड्यूस। किसी भी सेल का वॉल्यूम जितना कम होगा उतना ही ज्यादा उसका सरफेस एरिया होगा, और यही सबसे ज्यादा फेवरेबल चीज है। आपको अगर मैं मिलर हार्ले से एक और पॉइंट बताऊं, आप लोग पढ़ खुद ही लीजिएगा, मैं आपको यहां पर जो है वो वैसे बता देता हूं कि लार्जर द वॉल्यूम more will be the demand, will be the demand of nutrients। जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना ही आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे, एंड उतना ही ज्यादा जो है वो आपकी जो वेस्ट है, मोर वेस्ट विल प्रोड्यूस, उतना ही ज्यादा वेस्ट होंगी। अब आपको ये पता है कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, बात वापस चलते हैं उसी बात की तरफ, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है। सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, कंपेयर है ना, कंपेयर कर रहे हैं आप, ठीक है। अगर वॉल्यूम की निस्बत सरफेस एरिया कम है, इसका क्या मतलब है कि आपकी जो न्यूट्रिएंट सप्लाई है वो कम हो जाएगी। सरफेस एरिया अगर किसी भी सेल का जो है वो बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, इसमें यहां पर देखिए, ये देखिए, अगर किसी भी सेल का, ये अब एक सेल है, इस सेल का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, लेकिन कंपेयर टू वॉल्यूम इस सेल का सरफेस एरिया, कंपेयर टू वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, ये कंपैरेटिव टर्म्स है, ठीक है। कंपेयर टू वॉल्यूम इस सेल का जो सरफेस एरिया है वो कम है। क्यों? इस सेल की डिमांड बढ़ चुकी है। जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना ही ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगी, और जितनी डिमांड बढ़ी है उस लिहाज से सरफेस एरिया नहीं बढ़ा, लिहाजा सेल का बड़ा होना किसी सूरत भी फेवरेबल नहीं है, क्योंकि हमने सेल की डिमांड इतनी नहीं बढ़ानी कि वो हमारे अवेलेबल सरफेस एरिया से ज्यादा हो जाए। अब यहां पर आप जरा देखिएगा, यहीं से मैं आपको पहले वो सेंटेंस दिखा देता हूं, फिर मैं आपको एक और बात बताता हूं। ये देखिए
एज द रेडियस ऑफ सेल लेंथन्स, जितना ज्यादा रेडियस होता है सेल वॉल्यूम इंक्रीजेस मोर रैपिडली देन द सरफेस एरिया। अगर आप ये इसका ऑब्वियसली आपको समझ आ रही है कि आप रेडियस बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। उसके फौरन बाद देखिए, द नीड फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड द रेट ऑफ वेस्ट प्रोडक्शन आर प्रोपोर्शनल टू सेल वॉल्यूम। जितना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा उतना ही ये चीजें चाहिए होंगी, लिहाजा सेल्स का स्मॉल होना जरूरी है ताकि वो जो एक्सचेंज है वो एफिशिएंट हो, नंबर वन। नंबर टू, डिमांड बहुत ज्यादा ना हो। डिमांड और सप्लाई का इशू आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर इसको जो है वो प्रॉपरली एक तरह से रिप्रेजेंट करूं तो नंबर वन, एफिशिएंट एक्सचेंज। नंबर टू, डिमांड एंड सप्लाई, ये इशू है, ठीक है। एंड नंबर थ्री, कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियस। ये तीन चीजें जो हैं ये इस वजह से आप क्या कहते हैं कि सेल्स मस्ट बी स्मॉलर। सेल्स जो हैं वो स्मॉल होनी चाहिए। आप लोगों को एक बार जो है वो मैं यहाँ पर थोड़ी सी डेवलपमेंटल बायोलॉजी की तरफ लेकर जाता हूँ। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में जब आपका एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, आप जो है वो सबसे पहले जाइगोट में क्लेवेज आती है, फिर उसी जाइगोट को आप मोर्यूला कहना शुरू कर देते हैं, फिर ब्लास्ट्यूला, फिर गैस्ट्यूला वगैरह कहना शुरू कर देते हैं। उस टाइम पे उस टाइम पे जो सेल होते हैं ना, सेल्स एट एम्ब्रियोनिक स्टेज, उनको आप पता है कहते हैं, उनको आप सेल नहीं कहते, उनको आप जो है वो एक खास नाम देते हैं, ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर और ब्लास्टोमियर को किस चीज, ब्लास्टोमियर और कैंसर सेल, इन दो को किस चीज से पहचाना जाता है? क्योंकि इनका जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस रेशो है वो बहुत ही कम होती है। मतलब साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है, न्यूक्लियस बड़ा होता है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जो सेल होता है वो दो सूरतों में सबसे छोटा होता है। एक, या तो वो एम्ब्रियोनिक सेल हो, अगर एम्ब्रियोनिक सेल है तो आप उसको ब्लास्टोमियर कहते हैं। आपकी बॉडी में ब्लास्टोमियर हो ही नहीं सकता अगर आप अडल्ट हो चुके हैं तो, ठीक है। तो ब्लास्टोमियर तो सबसे छोटा सेल होता है, वो सेल जिसमें न्यूक्लियस बड़ा हो, न्यूक्लियस इज लार्जर बट द साइटोप्लाज्म इज स्मॉलर, ठीक है। तो ऐसी सूरत में जो है ये दो ही हो सकता है, या तो वो सेल जो है वो किसी एम्ब्रियो में से निकाला गया है, वरना फिर वो कैंसर सेल है। और कैंसर सेल जो है उनका साइज बहुत छोटा होता है, क्यों? वो बहुत रैपिडली डिवाइड हो रहे होते हैं। यही रूल एम्ब्रियो का भी होता है। एम्ब्रियो में इतनी रैपिडली सेल डिवाइड होते हैं कि उनका साइटोप्लाज्म छोटा रखा जाता है, न्यूक्लियस का साइज बड़ा हो जाता है। लिहाजा उस वक्त वो कोई ऐसा काम नहीं कर रहे होते। दोबारा सुनिए, ना तो ब्लास्टोमियर कोई एफिशिएंट काम कर सकता है क्योंकि उसका साइटोप्लाज्म बहुत बड़ा नहीं होता मेटाबॉलिज्म को कैरी आउट करने के लिए। नंबर टू, कैंसर सेल भी कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि उसका साइटोप्लाज्म फंक्शंस को सपोर्ट नहीं करता। इससे क्या मतलब निकलता है? ना तो सेल का साइज बहुत छोटा होना चाहिए और ना ही सेल का साइज बहुत बड़ा होना चाहिए। बहुत छोटा होगा तो वो मेटाबॉलिज्म के लिए, वेस्ट के लिए अनफेवरेबल हो जाएगा, ऑर्गेनल्स की एग्जिस्टेंस के लिए अनफेवरेबल हो जाएगा। बहुत बड़ा हो जाएगा तो वो जो 3 पॉइंट्स हमने वहां पर लिखे हैं कि न्यूक्लियस का कंट्रोल, नंबर टू डिमांड एंड सप्लाई, एंड नंबर थ्री सरफेस एरिया, ये सब कुछ जो है इस लिहाज वो मुश्किल आ जाएगी अगर सेल अपने साइज से बड़ा होता है तो ये जो है वो सबसे पहली बात जो आप लोगों को पता होनी चाहिए रिगार्डिंग द सेल एज वेल एज बिफोर एंटरिंग इनटू द इंटरव्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो पूछा जाता है। तो आगे चलते हैं जी। कोई कुछ पूछ रहा है? हमसे कुछ पूछना की थी आप? जी बेटा। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इतना छोटा साइटोप्लाज्म के न्यूक्लियस उससे बड़ा लगे, ब्लास्टोमी और कैंसर सेल में ही होता है। क्योंकि मेरे ख्याल में और कोई ऐसा सेल नहीं है, क्योंकि जो परफॉर्मिंग सेल है ना, या खास तौर पे आपको अब यहाँ पे जो है वो एक आपने पूछा है तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, दो तरह के स्टेम सेल्स होते हैं। एक स्टेम सेल्स होते हैं कि जिनको आप कहते हैं टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स। ये वो सेल्स होते हैं कि जिनको आप जो मर्जी कमांड दे दें, जहां मर्जी रख दें, इनके पास इनको ओमनीपोटेंट भी कहा जाता है कि ये किसी भी चीज में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये कब तक होता है? जब ह्यूमन का एम्ब्रियो 16 सेल स्टेज तक होता है ना,
तो फिर ये आप अगर आपने इसका रेफरेंस लेना है तो ये है ए लेवल कैम्ब्रिज की जो बायोलॉजी की बुक है उसमें। हाँ जी, टोटिपोटेंट स्टेम सेल जो है इसका क्या होता है कि ये ओमनीपोटेंट भी इसको कहा जाता है, जहां मर्जी रख देंगे जिससे भी हासिल करेंगे ये वो पूरा ऑर्गेनिज्म बना देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 16 सेल स्टेज के अंदर अंदर टोटिपोटेंट स्टेम सेल हासिल कर लिया है और मैंने उसको फ्रीज कर दिया, और ये आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ही ज्यादा, अगर मैंने उसको क्रायो प्रोटेक्टेंट कर दिया, क्रायो प्रोटेक्टेंस होती है, ये आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। अब अगर मैंने इसको क्रायो प्रोटेक्टेंस में डाल दिया है तो अब इसको मैं जब भी सिग्नल दूंगा ये पूरा ऑर्गेनिज्म बना देने के काबिल होगा। ठीक है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि ह्यूमन के 16 सेल, बड़ी मजेदार इंफॉर्मेशन मैं आपको देने लगा हूं, ह्यूमन के 16 सेल स्टेज का एम्ब्रियो जो है, अगर उसके सारे एम्ब्रियो एक दूसरे से अलहदा कर दिया जाए तो हर सेल एक एक नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है। यानी वो जो 16 सेल हैं उनको अगर आप अलहदा कर देंगे तो वो हर सेल अलग अलग इंडिविजुअल बना देगा। ये ओमनीपोटेंट सेल होते हैं। ठीक है, बात जहां से चली थी वहां तक वापस आते हैं बेटा। दूसरी टाइप के स्टेम सेल होते हैं जिनको आप कहते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। ये अभी भी हमारी बॉडी में मौजूद है। प्लूरिपोटेंट प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स वो होते हैं जिनके पास रेलेवेंट एबिलिटी होती है। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल अगर आप बोन मैरो को थोड़ा सा खंगालते हैं तो बोन मैरो में एक स्टेम सेल होते हैं जिनको आप कहते हैं हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। ये किसी भी ब्लड सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं, ये किसी भी ब्लड सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो सेल साइज होता है वो टोटिपोटेंट साइज से डिफरेंट होता है। ठीक हो गया, तो इसलिए जो है वो आप कहते हैं कि ये जो स्टेम सेल्स होते हैं ज्यादातर जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं ना उनका वो साइज होता है जो कैंसर सेल्स का होता है, उसके अलावा नहीं होता। ठीक है, सो अब यहां पर जो है वो इसके बाद जो डिस्कशन आती है दैट इज रिगार्डिंग सेल एज ए यूनिट ऑफ लाइफ। आप लोगों को मैंने जो है वो एक दफा यूनिट की डेफिनेशन भी बताई थी कि यूनिट क्या होता है। सो उसके साथ साथ जो है वो सेल जो है उसको यूनिट क्यों कहा जाता है ये मैंने आपको बता दिया था। दूसरी चीज जो आप लोगों को ऑब्वियसली पता है कि सेल जो है उसको माइक्रोस्कोपी के जरिए देखा जा सकता है। माइक्रोस्कोपी में सिर्फ दो बातें आपने यहाँ पर सुन के आगे चलते हैं। एक तो ये कि माइक्रोस्कोपी में चंद एक चीजें बड़ी जरूरी होती हैं। अगर आपने जो है वो एक अपनी एफिशिएंसी एक कॉन्सेप्ट जो है वो अपना वो लेना है तो उसमें नंबर 1 मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन का डिफरेंस, नंबर 2 किसी भी माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन पावर होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है जी टाइप्स ऑफ सेल्स। ये भी बहुत ज्यादा जो है वो आप लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स। इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बहुत जगहों पर बड़ी डिटेल में डिस्कस हुआ है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मेन डिफरेंस जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स हैं वो नहीं है किसमें, प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स हैं। अच्छा, अब आइए असल बात के ऊपर जो थोड़ी सी मैं यहां पर अब डिस्कस करूंगा। किसी भी ऑर्गेनल को ऑर्गेनल कब कहा जाता है? हाँ जी, जल्दी से आंसर कीजिएगा। किसी भी सेल के कंपोनेंट को ऑर्गेनल कब कहा जाता है? तो राइबोसोम ऑर्गेनल, राइबोसोम को आपकी तमाम बुक्स कहती हैं कि ये ऑर्गेनल नहीं है। राइबोसोम भी फंक्शन कर रहा है, क्रोमोसोम वो भी फंक्शन करता है, क्रोमेटिन थ्रेड्स जो हैं, इसी तरीके से और भी बहुत सी चीजें फंक्शन करती हैं। ऑर्गेनल आप कब कहते हैं किसी, जी सदफ जी, ऑर्गेनल्स आप टेक्निकली सिर्फ उन कंपोनेंट्स को कहते हैं जो अपने फंक्शंस को मेम्ब्रेन के जरिए सेपरेट कर लेते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। उसके अलावा बाकी क्या होते हैं बेटा? उसके अलावा जो बाकी होते हैं जो फंक्शनल हो, फंक्शनल बट नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड। एक तो फंक्शनल हो बट नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड हो, उनको आप मॉलिक्यूल्स तो कह सकते हैं, फंक्शनल बॉडीज कह सकते हैं, लेकिन उनको आप ऑर्गेनल्स नहीं कहेंगे। ऑर्गेनल्स जो हैं इनका रिलेशन हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के साथ किया जाता है ना। अब ऑर्गन्स के गिर्द भी, हर ऑर्गन के गिर्द एक एक मेम्ब्रेन होती है, बिल्कुल ऐसे ही जो ऑर्गेनल होते हैं उनके इर्द गिर्द जो है वो मेम्ब्रेन्स होती हैं। दूसरे फंक्शनल या नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड वो मॉलिक्यूल जरूर हैं, जैसे राइबोसोम एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। राइबोसोम ऑब्वियसली एक तो उसमें राइबोसोमल आरएनए है और एक उसमें प्रोटीन है, तो ये जो है वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल तो जरूर है जो फंक्शन कर रहा है। क्रोमेटिन थ्रेड है, उस
डीएनए है और हिस्टोन प्रोटीन्स है, वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, वो भी फंक्शन कर सकता है, वो भी फंक्शन कर रहा है, लेकिन मेम्ब्रेन नहीं है, लिहाजा आप उनको जो है वो नहीं कह सकते ऑर्गेनल। तीसरी एक और चीज होती है, एक तो फंक्शनल, उनको आप मॉलिक्यूल्स कहेंगे, मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगे, उनको आप ऑर्गेनल्स कहेंगे। तीसरी एक और चीज होती है जो इवन जो है वो आपकी इस वक्त जो दोनों बुक्स ओपन है उन दोनों में ही नहीं है, उनको आप कहते हैं इंक्लूजन। इंक्लूजन्स होती हैं नॉन फंक्शनल बॉडीज। नॉन फंक्शनल बॉडीज कौन सी होती हैं? स्टोरेज मॉलिक्यूल। आपको अच्छे तरीके से पता है कि जो स्टोरेज मॉलिक्यूल हैं, जो आप लोगों के सेल के अंदर पड़े हुए हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन स्टोर की हुई है, फैट स्टोर की हुई है किसी भी तरह से, ये तमाम चीजें जो हैं इनको आप इंक्लूजन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना होगा। जो इंक्लूजन का वर्ड है, ये आप लोगों की एक और बुक है, वो अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ओपन करके दिखाऊंगा, उसमें यूज हुआ हुआ है, और ये नॉन फंक्शनल सेलुलर बॉडीज के बारे में यूज हुआ हुआ है। ठीक है, तो अब आप लोगों ने याद रखना है व्हाट इज एन ऑर्गेनल। ठीक है, तो उसके अलावा आगे चलते हैं जी। जो आप लोगों का खास तौर पर ये जो बुक है कैम्बल की, इसमें आप लोगों की जो स्टडी स्टार्ट हुई है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टार्ट नहीं किया गया, बट इट हैज बीन स्टार्टेड राइट फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, अब न्यूक्लियस के बारे में दो तीन बातें मैं ज्यादा से ज्यादा करूंगा। एक तो ये कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। कम ऑर्गेनल्स हैं जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं। हमारे सेल के अंदर जितने भी जीन्स होते हैं उनका कुछ हिस्सा जो है वो न्यूक्लियस में होता है, बाकी जीन्स कहाँ होते हैं? और भी कहीं जीन्स होते हैं, और जीन्स होते हैं, लेकिन उनका हमारे जेनेटिक मटेरियल से ताल्लुक नहीं होता। वो जीन्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, एनिमल में माइटोकॉन्ड्रिया में, और प्लांट्स में ऑब्वियसली क्लोरोप्लास्ट में। अच्छा, इनर मेम्ब्रेन जो है उसके बारे में मैं यहाँ ड्रॉ नहीं करता, मैं आपको आगे यहीं पर लेकर चलता हूँ बेटा। जो इनर मेम्ब्रेन है उसके बारे में आपकी बुक क्या कहती है कि इनर मेम्ब्रेन का एक खास स्ट्रक्चर होता है, उसको नाम दिया जाता है लेमेला का। ये सारे जो है वो हम जी, ये देखिए, ये जो न्यूक्लियस है इसकी इनर मेम्ब्रेन को खास नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियर लेमेला। ठीक है, ये देखिए, जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर इस तरह से क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट बनी हुई है, तो ये जो है वो इनर लेमेला कहलाती है। उसके अलावा जहां जहां पर आउटर और इनर मेम्ब्रेन मिलती हैं वो एरिया न्यूक्लियर पोर कहलाता है। और पोर जो है उसके ऊपर ये जो एक एक अलग अलग बना हुआ है, इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप पोर प्रोटीन कहते हैं। ये जो पोर प्रोटीन है इसका काम सेमी परमिएबिलिटी होता है। सेमी परमिएबिलिटी ऑब्वियसली आपका जो न्यूक्लियस होता है वो हर चीज को अलाउ नहीं करता। ठीक है, आखिरी चीज जो न्यूक्लियस के बारे में आप लोगों के लिए जानना जरूरी है वो ये है कि जो न्यूक्लियोलस है वो हमारे इस सेल के दरमियान में तो होता है, हर न्यूक्लियस के दरमियान में तो होता है, लेकिन किसी भी सेल में मल्टी न्यूक्लियोलाई हो सकते हैं। यानी अगर एक सेल है उसमें न्यूक्लियोलस मौजूद है तो उसके अंदर मल्टी न्यूक्लियोलाई भी हो सकते हैं। वजह क्या है, किसी भी सेल में मल्टी न्यूक्लियोलाई क्यों हो सकते हैं? न्यूक्लियोलाई में क्या बनता है? न्यूक्लियोलाई में बनते हैं राइबोसोम, और जितना ज्यादा राइबोसोम की नीड होगी उतने ही ज्यादा न्यूक्लियोलाई होंगे। न्यूक्लियोलाई जो है वो एक ऐसा पोर्शन है न्यूक्लियस के अंदर ऑब्वियसली जहां पर राइबोसोम की फॉर्मेशन होती है, जहां राइबोसोमल आरएनए होता है, राइबोसोमल डीएनए होता है। अब जितने ज्यादा राइबोसोम चाहिए होंगे उतने ही ज्यादा न्यूक्लियोलस जो है, न्यूक्लियोलाई, वो न्यूक्लियस में मौजूद होंगे। सो न्यूक्लियोलाई जो हैं वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? खास तौर पर पैंक्रियाटिक सेल में। पैंक्रियाटिक सेल में आपको बीटा सेल का अच्छी तरह पता है कि वो इंसुलिन बनाते हैं। अभी जो बीटा सेल इंसुलिन बनाते हैं, इंसुलिन जितनी ज्यादा चाहिए होगी उतने ही ज्यादा राइबोसोम चाहिए होंगे, तो इसका मतलब है राइबोसोम भी नीड के मुताबिक ज्यादा होते हैं। राइबोसोम के बारे में अभी कैम्बल ये कहती है कि किसी भी सेल में सेवरल मिलियन राइबोसोम्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड, और पैंक्रियाटिक सेल में ऐसा ही होता है। बिल्कुल इसी तरीके से जितने ज्यादा राइबोसोम बनाने होंगे उतने ही ज्यादा न्यूक्लियोलाई चाहिए होंगे, तो न्यूक्लियोलाई भी उतने ही ज्यादा होते हैं। सो ये जो है वो एक और जो पॉइंट है। और न्यूक्लियोलाई असल में किससे बना हुआ होता है बेटा? न्यूक्लियोलाई जो है ना, इसमें होता है राइबोसोमल डीएनए। अब ये राइबोसोमल डीएनए क्या होता है? आप ही के क्रोमोसोम में 46 क्रोमोसोम है, उनमें से कुछ क्रोमोसोम के पास बड़ा स्पेसिफिक डीएनए होता है, उसको आप कहते हैं राइबोसोमल डीएनए। तो जो न्यूक्लियोलाई होता है वो असल में राइबोसोमल डीएनए उसमें मौजूद होता है, जो क्या बनाता है? राइबोसोमल आरएनए। और ये राइबोसोमल आरएनए जो है इसको
किस में स्टफ किया जाता है, प्रोटीन्स में, और उसका बना दिया जाता है राइबोसोम। ठीक है, सो इससे ज्यादा हम राइबोसोम को भी डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहां से आगे जो है वो ये देखिए, यहां सिर्फ इसका ये स्ट्रक्चर देख लीजिए कि ये जो आप लोगों का राइबोसोम है, हाँ ये बात जरूरी है। इस एक डायग्राम में, ये वाली डायग्राम, इसमें दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर वन ये कि जो राइबोसोम है वो दोनों तरह से मौजूद हो सकते हैं। एक राइबोसोम वो हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से के साथ अटैच हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बना रहे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहे हैं। दूसरे राइबोसोम वो हैं जो कि साइटोसोल में है, यानी साइटोप्लाज्म में है। अच्छा जी, फर्क क्या है? किसी को आइडिया है तो जल्दी से बता दें, नहीं तो मैं बता के फिर आगे चलता हूं। जो साइटोसोल में, साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स होते हैं, उनका काम होता है वो एंजाइम्स बनाना जो फौरी तौर पर सेल में चाहिए, जिनकी पैकेजिंग जरूरी नहीं है। जबकि वो वाले राइबोसोम्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए हैं, अटैच्ड हैं, उनका काम होता है वो वाले राइबोसोम बनाना जो कि जिनकी वो वाले प्रोटीन्स बनाना, सॉरी, वो राइबोसोम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं, उनका काम होता है वो प्रोटीन्स बनाना जिनको पैक करके या तो उनको मॉडिफाई करके सेल से बाहर भेजना है, या सिक्रीशन करवानी है, या उनको लाइसोसोम बनाना है। ठीक है, ऐसे एंजाइम फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले राइबोसोम, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले राइबोसोम में बनते हैं, ऐसी प्रोटीन वो जो कि हार्मलेस हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आप अगर जो है वो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम है, साइटोप्लाज्म में राइबोसोम है, आप अगर साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम से वो एंजाइम बनाएं जो लाइसोसोमल एंजाइम हो, वो पता है क्या करेगा? वो आपके साइटोप्लाज्म की प्रोटीन्स को, फैट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा, क्योंकि लाइसोसोम का काम ब्रेक डाउन है, आपको अच्छे तरीके से पता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसे एंजाइम जो कि बहुत नेसेसरी हैं, वो एंजाइम लेकिन हार्मफुल हैं, जो हमारे सेल के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, वो एंजाइम पैकेजिंग में बनाए जाते हैं, उनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ बनाकर वहीं पर फटाफट पैक कर दिया जाता है ताकि ये नुकसान ना पहुंचाएं। लेकिन जो यूजफुल होते हैं और हार्मलेस होते हैं, उनको फिर हम बनाते हैं साइटोप्लाज्म वाले राइबोसोम्स। ठीक है, दूसरी बात ये देखिएगा, हम आमतौर पे ये चीज पढ़ लेते हैं बड़ी आराम से, ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो राइबोसोम का, बट लेट्स हैव साइट ऑन दिस स्ट्रक्चर। कोई भी राइबोसोम ऐसे स्ट्रक्चर का नहीं होता। ये स्ट्रक्चर कंप्यूटराइज्ड डायग्राम है। ये फील्ड कहलाती है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में ये सारे काम किए जाते हैं कि आपका एक स्ट्रक्चर देखा जाता है सेल के अंदर, उसको जो है वो बना दिया जाता है, उसको जिस बंदे ने देखा होता है उसकी हिदायत पर कंप्यूटर में उस डिजाइन में ड्रॉ कर दिया जाता है। बट कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये जो दो ये उसका जो लार्जर सब यूनिट है और ये स्मॉलर सब यूनिट है। ठीक है, अच्छा जी, जो लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट हैं उनके हवाले से आप लोगों ने कभी सोचा है कि लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट जो है उसको आप कहते हैं 60+40, लेकिन वो 80 बनता है, क्यों? इसका आंसर है किसी के पास? जी बताइए। हाँ जी, जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी जी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, सेडिमेंटेशन रेट है जी ये। और इसमें ये ऐसे ही है जैसे मेरे पास ये दो यूनिट्स हैं एक पेन के, ठीक है, मैं जो है वो इन दोनों को कंबाइन कर देता हूं, तो जरूरी नहीं है कि इनका सेडिमेंटेशन टाइम वही हो जो इनका कंबाइंड टाइम हो। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो आप उसको कहते हैं कि ये जो है वो 60+40, दिस इज नॉट एडिशन, दिस इज टाइम, तो इस वजह से जो है वो 60+40 जो है उसको 80 बनाया जाता है। अब इसके बाद जो है वो, सॉरी, आपको नहीं क्लियर हुआ? हाँ, मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, आपके पास सेंट्रीफ्यूज होता है, सेंट्रीफ्यूज में आप जो है वो एक खास किस्म की स्पीड पे उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, हर चीज सेडिमेंटेशन हो जाती है उसकी। ठीक है,
अब सेडिमेंटेशन टाइम जो है, स्वेटबर्ग एक यूनिट है सेडिमेंटेशन का, बहुत ही स्मॉल टाइम, बहुत ही छोटा यूनिट है, ठीक है, बहुत, मतलब आप यूं कह लें कि टाइम का बहुत छोटा यूनिट है। अब जो ये जो दो जिस वक्त राइबोसोम इनएक्टिव होता है तो ये दोनों अलग होते हैं। अब अगर आप उस टाइम पे सेल को सेंट्रीफ्यूज करते हैं ना, तो सेल की सेंट्रीफ्यूगेशन में लार्जर सब यूनिट जो हैं वो 60s में सेडिमेंट हो जाते हैं, और जो स्मॉलर सब यूनिट है वो 40s में सेंट्रीफ्यूज होते हैं। याद रखिए 60s और 40s में जो ज्यादा टाइम ले रहा है वो 40s वाला है, और जो कम टाइम ले रहा है वो 60s वाला है। ये भी याद रखना है आप लोगों ने। 60s कम टाइम ले रहा है, 60s इज हैवियर देन 40s, ठीक है, तो वो कम टाइम लेगा सेंट्रीफ्यूज में। अब जब मैं लार्जर सब यूनिट को सेंट्रीफ्यूज करूंगा तो वो सेंटर से जल्दी अवे मूव कर जाएगा। स्मॉलर सब यूनिट को मैं सेंट्रीफ्यूज करूंगा तो वो देर से सेंटर से अवे मूव करेगा। अब जो जितनी देर में ये सेंट्रीफ्यूज होगा इसको आप कहते हैं 60s, जितनी देर में ये सेंट्रीफ्यूज होगा उसको आप कहते हैं 40s। ठीक हो गया। अब आप इन दोनों को जोड़ दें। इन दोनों को जोड़कर जरूरी नहीं है कि जितनी देर में ये पूरा राइबोसोम सेंट्रीफ्यूज हो या सेडिमेंट हो वो 60 + 40 ही हो, बल्कि सेडिमेंटेशन में दोनों का टाइम ऐड होना जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि 60 + 40 वाले को जब आप मिला दें तो वो 80s में सेंट्रीफ्यूज हो जाए, ठीक है। तो टाइम का ऐड होना जरूरी नहीं है। अगर वो दोनों अपने एडिड टाइम से जल्दी सेंट्रीफ्यूज हो रहे हैं तो 60 + 40 का 100 बनाना जरूरी नहीं होगा। 60s में एक सेंट्रीफ्यूज हो जाएगा, 40s में दो दूसरा, और दोनों मिलकर जो है वो 80s में सेंट्रीफ्यूज हो सकते हैं। इसमें यह हैरानी की बात हरगिज नहीं है कि दोनों को ऐड क्यों नहीं किया गया, ठीक है, दोनों का एडिशनल टाइम यही था। जी जोहा कुछ कह रही थी। हम्म। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल 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 वो। हाँ जी, हाँ जी, ये यही होता है। ये सेंट्रीफ्यूगेशन जो है ना वो उसमें उसके अंदर चला जाता है और ये होता है, और उसके बाद अच्छा उसके अंदर चला जाता है, फिर भी प्लस को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि देखें ये अगर इसके अंदर जाकर जाएगा तो अगर किसी के ख्याल में ये है ना कि 60s इसका वेट है और 40s इसका वेट है, ऑब्वियसली लाइट चली गई। ऑब्वियसली क्या है कि ये दोनों मिलके 100 होने चाहिए। अगर ये वेट होते तो वो उसके अंदर चला जाता है और फला होता है। ये सिर्फ समझाने के लिए है कि जी ये इसके अंदर ये दोनों ऐड होके इनका टाइम ये बनेगा, बस सिर्फ ये। वरना एक्चुअली वो जरूरी नहीं है कि वो उसके अंदर जाके एंटर ही हो। खैर, तो ये है वो एक पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट था। अच्छा जी, इसके बाद आइए जो आप लोगों का इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो असल चीज है वो है कि आप लोगों ने अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कस करना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हवाले से ये देखिएगा कि ये एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है, और ये एक ऑर्गेनल ऐसा है कि जिसकी जो वो होती है, लेंथ होती है, वो वर्किंग पर डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। ये न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ साथ होता है, और इसके जितनी कर्व्स होते हैं सबके दरमियान में जो है वो एक एक खास किस्म का फासला होता है, और ये अपनी वर्किंग को साइटोसोल से डिफर करने के लिए ये अपनी वर्किंग को जो है वो सेपरेट करता है और मेम्ब्रेन्स के अंदर रखता है, ठीक है। ये जो दरमियान का रीजन है इसको आप कहते हैं ई आर ल्यूमिन, और ये जो ई आर ल्यूमिन होता है इट इज एक्चुअली द कलेक्शन ऑफ एंजाइम्स। इसके अंदर एंजाइम्स मौजूद हैं, और ये वो एंजाइम्स है जिनको आप कहते हैं मॉडिफाइंग एंजाइम्स। वो एंजाइम्स जो कि किसी भी प्रोटीन को मॉडिफाई करेंगे जो कि इनके अंदर बनेगी, ठीक है। अब मैं इन दोनों को सेपरेट करके एज सच नहीं बताऊंगा, चलें इसको हम फिलहाल इसको ऐसे कर लेते हैं कि इसके अंदर वो खास किस्म के एंजाइम्स है इतने रीजन में जिनको आप SCR कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके फंक्शंस पे डायरेक्ट जंप करते हैं बेटा। इसके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए हैं,
स्टेरॉइड एंजाइम्स वगैरह बनाने के लिए टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं। आपका जो खास तौर पर आपने बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ा होगा उसके अंदर, बायोकेमिस्ट्री के अंदर बीटा ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये आपने जो है वो ये भी इसी में होता है, और इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसके एंजाइम्स भी होते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन के एंजाइम्स भी होते हैं, जो भी डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए, जैसे अल्कोहल है उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए जो है वो ये होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। याद रखिए, किसी भी सेल को जितना एंगेज करेंगे उतना ही ज्यादा उसके अंदर उस ऑर्गेनल का जो स्पेन है वो बढ़ता जाएगा। आप अगर लिवर सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंपेयर करेंगे आइज के सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, तो लिवर का सेल तकरीबन स्टफ्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। क्यों? अब तक आते हुए आपने अपने लिवर को कुछ ऐसे कंपोनेंट जरूर दे दिए हैं जिनको डिटॉक्सिफाई करते करते लिवर बढ़ता चला गया। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूं कि बहुत सी जगहों पर आप कहते हैं कि बहुत से मामलों में आप कहते हैं कि जी डिटॉक्सिफिकेशन करता है लिवर। लिवर जितनी ज्यादा डिटॉक्सिफिकेशन करेगा उतना ही ज्यादा आप किसी ड्रग पे एडिक्ट हो सकते हैं। मेरे पॉइंट पर गौर कीजिएगा, मैंने भी आपको क्या बताया, लिवर में डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम्स होते हैं। आप एक ड्रग लेते हैं, पेन किलर, एक पेन किलर लेते हैं और वही पेन किलर एक लंबा अरसा आप इंटेक करते रहते हैं। अब जब वो पेन किलर आपके ब्लड से लिवर में जाएगी तो लिवर में इतना बड़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है कि लिवर उस सारी पेन किलर को डिटॉक्सिफाई कर देगा। डिटॉक्सिफाई का क्या मतलब है? नकारा कर देगा। अब क्या होगा? पेन किलर एक्शन नहीं करेगी, अब आप खाएंगे ज्यादा पोटेंसी की पेन किलर, और जब आप वो ज्यादा पोटेंसी की पेन किलर खाएंगे तो अब वो लिवर मजीद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा और मजीद डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। लिहाजा होते होते आप एक टाइम पर आके एडिक्ट हो जाएंगे ज्यादा अमाउंट के। ऑलमोस्ट यही वजह है चाय की, लेकिन चाय की एक और वजह भी है, वो इंशाल्लाह कभी और। तो ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका काम जो है वो इस तरह से है कि ये इंक्रीज होता है साइज में एज द नीड ऑफ द ऑर्गेनल। ठीक है, इसी तरीके से इसका ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका काम होता है टैगिंग। अब ये टैगिंग क्या है बेटा? ये एक टैग लगा देता है एनी केमिकल टू एक्सक्रीट, किसी भी केमिकल को एक्सक्रीट करने के लिए उसके ऊपर टैग लगा देगा। और ये टैग क्या है? ये असल में वो टैग है कि जिस ये असल क्या करता है, ये OH लगा देता है उसके ऊपर। जब ये OH लगाएगा तो अब ये एक तरह से सिर्फ OH नहीं लगाता, ये सिर्फ एक मिसाल है। ठीक है, एक और एसिड है, वो अगर आप देखें एनिमल फिजियोलॉजी बाय एकर्ट, तो उसके उसके अंदर जो है ये मेंशन है। एक टैग और होता है, केमिकल लगा देता है। अब ये जो टैग है ये पहचानता है कौन? किडनी। किडनी का कौन सा पोर्शन? किडनी का वो पोर्शन जो सिक्रीशन करता है। सिक्रीशन कौन सा पोर्शन करता है जी? याद है तो जल्दी से बताइए। इसका सिक्रीशन करता है डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। एक होती है एक फिल्ट्रेशन होती है और एक सिक्रीशन होती है। जो सिक्रीशन करता है वो डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल करता है। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये ग्लोमेरुलस से नेफ्रॉन में नहीं जा सकते, लिहाजा इनको अलग से पकड़ के किडनी में शामिल करना पड़ता है। और अलग से पकड़ के किडनी में शामिल करने के लिए जो टैग लगाएंगे आप, वो टैग होगा लिवर का लगाया हुआ। अगर लिवर टैग नहीं लगाता, इसीलिए एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ना उसमें आप लिवर और किडनी दोनों को शामिल करते हैं। क्यों? क्योंकि जो लिवर है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पे टैग लगा देता है कि भाई इसको भी साथ शामिल करना, इसको भी बॉडी से बाहर निकालो। एक बैज लग जाता है, टू बी एक्सक्रीटेड, निकालो बाहर इसको। तो वो ये काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ठीक है, तो इनके अंदर ये सीरीज ऑफ एंजाइम है। फॉर एग्जांपल, अब ये स्मूथ और रफ ये दोनों अपने फंक्शन में डिफर कैसे कर रहे हैं बेटा? ये अपने फंक्शन में डिफर कर रहे हैं क्लासेस ऑफ एंजाइम इस लिहाज से। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है खास तौर पे, और फॉर्मेशन ऑफ हॉर्मोन्स है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो ये जो एंजाइम्स हैं ये सारे के सारे बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है उसके अंदर। अब इसके बाद आ जाता है जी ये जो आप लोगों का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। लेट्स डिस्कस दिस ऑन द नेक्स्ट पेज। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके बारे में एक छोटी सी बात जो है वो करके इसको मैं एक्सप्लेन थोड़ा सा करूंगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसके ऊपर राइबोसोम जो है वो इस तरह से अटैच्ड होते हैं कि ये, जैसे मैं अगर यहाँ पे छोटे छोटे राइबोसोम बना देता हूँ,
ये तो आप देख रहे हैं ना सेल का डोर्सल व्यू, जैसे ये व्यू है वो वाली माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए आपने जो है ये व्यू लिया है, ठीक है। तो ये तो व्यू हो गया डोर्सल, आपने ऊपर से इसका व्यू ले लिया, ठीक है। लेकिन इसका अगर आप लेटरल व्यू लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास जो है वो एक मेम्ब्रेन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। मैं ऐसा करता हूं, मैं इसी को मैग्नीफाई करता हूं, ठीक है। ये मैग्नीफाई हो गया ये, ठीक है। अब ये मैग्नीफाई करके ये मेम्ब्रेन है, ये जो रीजन है ये साइटोसोल का, साइटोसोल के ऊपर यहां से एक और मेम्ब्रेन गुजर रही है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? ये लेटरल व्यू है, साइड से आप देख रहे हैं, साइटोसोल है, यहां से ये वाली मेम्ब्रेन इसके साथ जुड़ रही है, दरमियान में इसके नीचे फिर साइटोसोल है, ठीक है। अब जरा गौर कीजिएगा, इसके ऊपर यहां पर अटैच्ड है राइबोसोम्स, यहां राइबोसोम्स अटैच्ड है। अब जब ये एक राइबोसोम प्रोटीन बना लेता है ना, जब ये राइबोसोम प्रोटीन बना लेता है, तो वो राइबोसोम प्रोटीन बना के एक खास यहां पर पोर खुलता है, एक खास किस्म का पोर ओपन होता है, और ये पोर जो है ये इस बनी हुई प्रोटीन की इनटेक कर लेता है। यानी कि अब ये प्रोटीन जो है बनती बाहर है, प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बनती है, और उसके बाद उसको उस पोर के जरिए सेल के अंदर भेज दिया जाता है। यहां अब इसके ऊपर कौन आकर वर्किंग शुरू करते हैं? मॉडिफाइंग एंजाइम। ये जो एंजाइम्स हैं ये उसको मॉडिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो है वो अपनी मोस्ट फेमिलियर प्रोटीन इंसुलिन की ही बात कर लें, तो इंसुलिन की एक चेन बनाई जाती है और उस चेन को सेंड कर दिया जाता है अंदर, और उसके बाद उसको डबल चेन यानी दरमियान में से क्लीव करके डबल चेन में कन्वर्ट कर दिया जाता है इस ल्यूमिन में, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमिन में, ठीक है। जब उसको आप एक दफा मॉडिफाई कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आपने इसको मॉडिफाई कर दिया, ये एक चेन है, ये दूसरी चेन है, ठीक है, ये दूसरी चेन है। अब फिर उसके बाद डेफिनेटली आप क्या करते हैं, यहां से आप जो है वो एक वेजिकल बड करते हैं। इस वेजिकल को आप जो है वो ट्रांजिशनल वेजिकल कहते हैं, ट्रांजिशनल वेजिकल कहते हैं। और यहां से ये बड ऑफ होकर उसके बाद जो है कहाँ भेज दी जाती है? गोल्जी में, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब इंसुलिन इसके अंदर मौजूद है। इंसुलिन इसी के अंदर क्यों नहीं आई सेल में डायरेक्ट? साइटोसोल के राइबोसोम ने क्यों नहीं बनाई? क्योंकि इंसुलिन ऐसी प्रोटीन है जो कि आपने सेल से बाहर भेजनी है, ठीक है। उसके बाद यही फौरी तौर पर ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी एक और आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है उस तक, जिसको आप कहते हैं गोल्जी अपरेटस। और गोल्जी अपरेटस जो है इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल शायद कल पे चली जाए। ये जो वेजिकल है दिस मूव्स टुवर्ड्स द गोल्जी अपरेटस, और गोल्जी अपरेटस किसी भी वेजिकल को फ्यूज करने के काबिल होता है। जो वेजिकल वहां से आ रही है उस वेजिकल पे स्पेशल किस्म के टैग्स होते हैं, स्पेशल टैग्स होते हैं, ठीक है। ये जो टैग्स होते हैं इनके जरिए ये वेजिकल जो है ये फ्यूज हो जाती है। उसके बाद यहां फर्दर मॉडिफिकेशन होती है। ये मॉडिफिकेशन किस लिए है? ये मॉडिफिकेशन है उस प्रोटीन को बाहर भेजने के लिए। यहां पर उस प्रोटीन को फॉर एग्जांपल, अब ये सीरीज ऑफ एंजाइम है, यहां पे एंजाइम क्लास 1, यहां एंजाइम क्लास 2, यहां एंजाइम क्लास 3। जितना बड़ा गोल्जी अपरेटस होगा इसका मतलब है उसकी हर सैक के अंदर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एंजाइम होंगे, और जो प्रोटीन आती जाएगी उसको मॉडिफाई करता रहा जाएगा। और जैसे ही वो प्रोटीन जो है वो मॉडिफाई हो जाएगी तो उसके बाद उसको इस सूरत में बाहर भेज दिया जाएगा। अब डिपेंड करता है कि उसको आप जो है वो सेल के अंदर भेज रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने लाइसोसोम बनाया तो लाइसोसोम को सेल के अंदर रखना है, ठीक है। आपने इंसुलिन बनाई तो आप इसको आउटसाइड मूव करेंगे, ठीक है, अगर आपने इंसुलिन बनाई। अच्छा, यहां पर अब एक और बात सुनिए, अगर आपने या ये वाला जो प्रोटीन बनाई ये एंजाइम ग्रुप 1 की प्रोटीन है, तो यही वेजिकल वापस जाके इधर फ्यूज हो जाएगी। मतलब ये कि गोल्जी कुछ इस तरह से भी मॉडिफाई करता है कि वो खुद अपने एंजाइम भी बनाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के आता है एंजाइम, अंदर आके उसको मॉडिफाई किया जाता है, और उसके 3-4 मकासद हो सकते हैं। या तो वो आउटसाइड या लाइसोसोम, या उसको वैक्यूल बना दिया जाएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि जो गोल्जी है वो उसको अपनी एंजाइम फैमिली 1 के एंजाइम बना ले, 2 के एंजाइम बना ले, या 3 के एंजाइम बना ले। तो वो ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने ही एंजाइम बनाए। तो इस तरह से जो है वो इस पूरे सिस्टम को
यानी न्यूक्लियस से लेकर गोल्जी अपरेटस तक के सिस्टम को आप कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सेल के अंदर का सिस्टम जो मेम्ब्रेन्स के दरमियान में एक रिलेशनशिप बन रहा है उसको आप एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। और इसके बगैर आपका सेल इम्पॉसिबल है कि किसी भी किस्म की वर्किंग कर सके। ठीक है, अब यहां पर थोड़ी सी एक डायग्राम देखिए, कैम्बल के अंदर ही है, ये देखिए, बल्कि और नीचे चले जाते हैं। ये इस डायग्राम में देखिएगा कि ये जो वेजिकल है ये गोल्जी से आ रही है। इस फेस को आप कहते हैं फिफ्थ फेस। फिफ्थ फेस होता है वो फेस जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फेस कर रहा होता है। यहां से ये वेजिकल फ्यूज हुई, इसकी प्रोग्रेसिंग हुई, प्रोसेसिंग करके उसको आपने जो है वो एंड तक पहुंचाया। ये ट्रांस फेस है जहां से फाइनलाइज होकर वेजिकल निकलेगी। ठीक है, शिपिंग, ट्रांस का मतलब होता है शिपिंग, ट्रांसफर से निकला। अब देखिए, वेजिकल ट्रांसपोर्ट सम प्रो ये देखिए, वेजिकल ट्रांसपोर्ट सम प्रोटीन बैकवर्ड टू लेस मेच्योर गोल्जी सिस्टर्नी वेयर दे फंक्शन। यानी ये लेस मेच्योर, फॉर एग्जांपल ये वाली जो सिस्टर्नी है, ये वाला जो कंपार्टमेंट है ये लेस मेच्योर है, तो गोल्जी यहां से प्रोटीन निकालेगा और उसको अपने वापस इधर ऐड कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से इसमें कुछ और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे यहां पर मॉडिफिकेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड्स भी होते हैं। पॉलीसेकेराइड को आप, ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो है ना वो हमारे पूरे इसमें ग्लूकोज के अलावा खास तौर पे जो पॉलीसेकेराइड्स का जो होता है ना मॉडिफिकेशन, पॉलीसेकेराइड का मेटाबॉलिज्म, वो हमारे गोल्जी में होता है। गोल्जी आके इसको जो है वो मॉडिफाई करता है और उसको डिफरेंट तरह से चेंज करता है। जैसे आपको ये बात अच्छे तरीके से पता है कि ऑल सिक्रीशन, शायद आप लोगों के नॉलेज में हो, all secretions exit the cells in the form of ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में। यानी कि आप जब प्रोटीन बनाते हैं तो आप उसके साथ एक ग्लाइको का टैग लगा देते हैं, और ये ग्लाइको किसको रेफर करता है? कार्बोहाइड्रेट्स को। तो आपने जब भी प्रोटीन कोई सेल से बाहर भेजनी होती है तो मोस्टली आप उसके साथ ग्लाइको का टैग लाजमी लगाते हैं। इसी तरह अगर आपने फैट्स बाहर भेजनी होती है तो फैट्स को सेल से बाहर भेजने के लिए उसके दो तरीके होते हैं। या तो आप, अगर छोटा फैट है वो, तो आप उसको ग्लाइकोलिपिड बना देते हैं। ठीक है, या फिर आप क्या करते हैं, आप उसको लिपोप्रोटीन बना देते हैं। ये लिपोप्रोटीन वही चीज है जिसको आप एचडीएल और एलडीएल कहते हैं। ठीक है, लिपोप्रोटीन में अगर प्रोटीन ज्यादा है तो उसको कहा जाता है एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, विच इज गुड कोलेस्ट्रॉल। और अगर लिपोप्रोटीन में लिपिड ज्यादा है तो उसको आप कहते हैं एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और वो बैड कोलेस्ट्रॉल काउंट होता है। ठीक है, तो ये सारा काम किसमें होता है? ये सारा काम जो है वो गोल्जी अपरेटस में होता है। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसके अलावा और गोल्जी अपरेटस, यहां पर जो है वो ईआर प्लस गोल्जी ये मिलकर एक काम और करते हैं, ये हमारी मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड्स भी बनाते हैं। फॉस्फोलिपिड्स वो जो कि मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करते हैं, मेम्ब्रेन की जो ऊपर और नीचे की डबल मेम्ब्रेन होती है, ये जो पूरी लेयर होती है ये, और उससे नीचे वाली दूसरी, ऐसे। ठीक है, ये जो लेयर होती है ये भी गोल्जी अपरेटस और जो खास तौर पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसका फंक्शन होता है। उसकी वजह क्या है? आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि जिस टाइम पे वो होती है, आप एंडोसाइटोसिस करते हैं तो आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसका कुछ हिस्सा सेपरेट होकर सेल के अंदर आ जाता है। जैसे अगर ये जो है वो ईसीएफ है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, तो एक कंपाउंड है वो यहां से होकर इसके अंदर आ जाएगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कुछ हिस्सा टूटकर अंदर आएगा। ठीक है, तो ये जो जो हिस्सा टूटकर अंदर आता है, इस हिस्से को रिस्टोर करने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना फंक्शन करता है। बिल्कुल ऐसे ही एक और जी भी वो होता है, जैसे ये है। ठीक है, आपने कोई भी चीज जो है वो सेल से बाहर भेजनी है तो ऐसी सूरत में भी जब आप उसको वेसिकल में बंद करते हैं तो वो फिर आमतौर पर आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस होकर जाता है। उसकी भी रिफॉर्मेशन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिम्मे होती है। आप अगर कोई सवाल है तो जरूर कर लें। मोस्ट secretory proteins are glycoproteins, proteins with carbocovalent bonded.
बिल्ट इन, हाँ जी, ये बिल्कुल, ये मैं आपको बता दिया। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डायग्राम है। ये वो चीज है जिसके बारे में जो असल में हमें जो है वो देखनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये असल सेल विदाउट एनी स्टेन, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ कलरेशन, सेल इस तरह अपीयर होता है। हमारे सेल्स में कलर नहीं होते, हम उनको डाई करते हैं, ठीक है। सो ये एक डायग्राम, फिर इसी तरीके से ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डायग्राम, ये देख लें, ठीक है। ये है, दिस इज द रियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज शोन बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो ये जो एक ऐसी चीज है जो कि हमें पता होना जरूरी है, ताकि हमें ये अंदाजा हो कि ये सारा कुछ कंप्यूटराइज्ड है। जो हम बच्चों को ड्रॉ करके चीजें बहुत सी बताते हैं, वो बहुत कुछ उनमें से जो है वो कंप्यूटराइज्ड है। जी बच्चे, एनी क्वेश्चन?